आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हो चुका हूं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही सुंदर शैक्षिक वीडियो के साथ। आज की यह शैक्षिक वीडियो वैदिक काल की शिक्षा पर आधारित है। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में जो शिक्षा पद्धति प्रचलित थी उसी को हम वैदिक शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यदि आप बीए एमए में शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं या फिर बीएड एमएड बीएलएड या डीएलएड के छात्र हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। अब तो भारत देश के कई विश्वविद्यालयों में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो इतनी उपयोगी है कि हम क्या बताएं, क्योंकि हम टू द पॉइंट बात करेंगे, फैक्ट पर चलेंगे। हम वैदिक काल की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में बात करने वाले हैं, लेकिन डिटेल में नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट चलेंगे। तो यदि आप बीए के छात्र हैं, एमए के छात्र हैं, बीएलएड डीएलएड इत्यादि कर रहे हैं तो आप वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो जो है शिक्षा से जुड़ी हुई आप तक आसानी से पहुंचे और आप उन सभी वीडियो से लाभान्वित हो। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक वैदिक काल या वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के ऊपर। दोस्तों, यह बात सर्वविदित है कि यदि हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात करें तो हमें यह मिलता है कि अपनी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृतियों में से एक है। लेकिन हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा ही विश्व की सबसे प्राचीन परंपरा है, परंतु यह सर्वविदित है, सब लोग मानते हैं, विद्वान जन का मानना है कि भारतीय जो ग्रंथ हैं या हम भारतीय वेदों की बात करें, इनको विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तकों या ज्ञान के भंडार के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। दोस्तों, एक विद्वान है थॉमस महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि विश्व में सबसे पहले ज्ञान का प्रादुर्भाव भारत से हुआ है। यानी कि हम सब लोग मानते हैं, हम सब लोगों का आशय है, संसार के समस्त लोग मानते हैं कि ज्ञान का प्रस्फुटन भारतीय सभ्यता और संस्कृति से हुई है। दोस्तों, ये जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली है, यहाँ पर वेदों का वर्चस्व था। भारतीय वेद जो प्रमुख चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यही ज्ञान कोश हुआ करते थे तत्कालीन समय में। और आज भी जो हमारे वेद हैं ये ज्ञान कोश हैं। इसमें ज्ञान सूत्र है जिसके माध्यम से हम भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, आसानी से चीजों को जानते और समझते हैं। ज्ञान का भंडार है हमारा शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद, वेदांग, उपनिषद। अगर हम दोस्तों भारतीय वेदों की बात करते हैं तो एक जर्मन विद्वान थे जिनका नाम है मैक्स मूलर। थोड़ा सा आप लोग इसको नोट करिएगा। मैक्स मूलर हैं, ये जर्मनी के हैं, मैक्स मूलर। इन्होंने भारत आकर सबसे पहले वेदों पर, यानी कि भारतीय जो हमारे वेद हैं इन पर रिसर्च वर्क शुरू कर दिया, यानी कि शोध कार्य स्टार्ट किया। और अपने शोध के निष्कर्ष में इन्होंने बताया कि जो भारतीय चार वेद हैं इसमें से ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा वेद सबसे पुराना है, तो आप बताएंगे ऋग्वेद। और शोध कार्य किसने सबसे पहले वेदों पर किया? मैक्स मूलर ने किया। थॉमस महोदय ने बताया कि भारतीय ज्ञान सभ्यता ऐसी है जो पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति है, यानी कि ज्ञान का प्रादुर्भाव भारत से ही हुआ, बताया उन्होंने। अब आइए हम वैदिक काल के कुछ प्रमुख अभिलक्षणों पर बात करते हैं और टू द पॉइंट चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर हम वैदिक काल के समय अवधि की बात करें तो यह हमारा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का समय है, यानी कि लगातार 2000 वर्ष तक लगातार वैदिक काल का वर्चस्व रहा। ठीक,
अब देखिए, अगर हम इसके प्रशासन और वित्त की बात करें, अगर हम प्रशासन और वित्त की बात करते हैं तो हमें मिलता है कि जो प्रशासन था वैदिक काल का, वह प्रशासन तत्कालीन समय के जो गुरु होते थे उनके अंतर्गत होता था, यानी कि गुरुओं के अंडर में प्रशासन होता था। पूरी तरह से शिक्षा के प्रबंधन और प्रशासन के लिए गुरुजन ही जिम्मेदार होते थे। और अगर हम वित्त की बात करते हैं, आय की अगर बात करें, तो आय के स्रोत उस टाइम आज जैसे नहीं हुआ करते थे कि कोई सरकार हमें शिक्षा व्यवस्था के लिए अनुदान प्रदान करे, अनुदान इत्यादि ये चीजें नहीं होती थी। आय के जो स्रोत थे वो दान होता था। दान के बाद जो गुरुकुल में रहने वाले छात्र होते थे वो भिक्षाटन करते थे, भिक्षा मांगने जाते थे, और गुरु दक्षिणा एक निश्चित समय अवधि की शिक्षा पूरी होने के बाद लोग स्वेच्छा से गुरु दक्षिणा देते थे। इन्हीं सारे माध्यमों से आय प्राप्त होता था और गुरुकुलों का संचालन होता था। देखो, अगर हम दान की बात करें तो तत्कालीन समय के जो राजा महाराजा थे या गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र थे, उनके अभिभावक स्वेच्छा से गुरुकुल के लिए भूमि, पशु, वस्त्र, पात्र, मुद्राएं इत्यादि जो जरूरी चीजें थी उन सब का दान कर देते थे। उसी दान से आय का स्रोत बनता रहता था। फिर अगर प्रतिदिन की आवश्यकताओं की हम बात करें, अगर गुरुकुल में किसी प्रकार की कोई कमी है तो जो गुरुकुल के छात्र होते थे वे संबंधित क्षेत्रों में यानी कि आसपास के क्षेत्रों में जाकर भिक्षाटन करते थे और आवश्यक चीजों को ले आते थे। फिर एक निश्चित समय अवधि पूरी हो जाने के बाद जब बालक गुरुकुल छोड़ के जाता था तो वह स्वेच्छा से अपने यथाशक्ति या आप कह सकते हो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करता था, गुरुओं को गुरु दक्षिणा प्रदान करता था, गुरु दक्षिणा देता था। उसमें भी भूमि, पशु, वस्त्र, मुद्राएं इत्यादि सारी चीजें स्वेच्छा से दी जाती थी। आइए अब हम शिक्षा संरचना की बात करते हैं। तो शिक्षा संरचना हमारी प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती थी वैदिक काल में। एक तो हमारी प्रारंभिक शिक्षा जो 5 वर्ष की अवस्था में ही घर पर प्रारंभ करवा दी जाती थी, और दूसरी उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा जो होती थी वो गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी। तो हम शिक्षा संरचना दो प्रकार से पाते हैं, तो प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा। अब देखिए, हम यहाँ आगे शिक्षण संस्थाओं की बात करें तो शिक्षण की संस्थाएं जो होती थी वो प्रमुख रूप से गुरुकुल, आश्रम और विद्यापीठ हुआ करते थे। यानी कि जो शिक्षण संस्थाएं थी वो 3 रूपों में हमें देखने को मिलती थी, गुरुकुल, आश्रम और विद्यापीठ। अब दोस्तों थोड़ी सी बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर हम इन गुरुकुलों के प्रकार की बात करें तो प्रमुख रूप से 4 प्रकार के होते थे, जिनको हम क्रमशः टोल, घटिका, फिर चरण और चौथा होता था हमारा चतुष्पथी। दोस्तों अगर अब हम टोल की बात करें तो टोल में हम भाषा और साहित्य का अध्ययन करते थे, भाषा और साहित्य का अध्ययन करते थे। फिर अगर हम घटिका की बात करें तो इसमें भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन और नीति शास्त्र का अध्ययन किया जाता था। जो चरण होते थे, चरण में हम किसी एक वेद के एक अंग का अध्ययन करते थे, और जो चतुष्पथी है इसमें हम चारों शास्त्रों का अध्ययन करते थे। तो ठीक प्रकार से आप लोग समझ लीजिए कि जो हमारे शिक्षण संस्थाएं होती थी उस टाइम के, यानी कि हमारे जो गुरुकुल होते थे वो 4 प्रकार के होते थे, जिनको हम टोल, घटिका, चरण और चतुष्पथी के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब हम अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो ये जो पाठ्यक्रम है इसमें प्रमुख रूप से 2 प्रकार की चीजें शामिल होती थी, जिनको हम परा और अपरा नाम से जानते हैं। तो पाठ्यक्रम में क्या शामिल होता था? परा और अपरा। देखिए जो परा हमारा होता है ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। परा अर्थात संसार से परे, भौतिक संसार से परे, मनुष्यों से परे, है ना, जिसमें हम अध्यात्म की ओर जाते हैं। ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है,
कैसा है उसका स्वरूप, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यानी कि हम इसमें वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन आदि चीजों को पढ़ते और समझते थे। और ये जो अपरा है यह भौतिक ज्ञान होता है। अपरा क्या है? भौतिक ज्ञान, यानी कि जो हमारी भौतिक संसार की चीजें उनको जानने और समझने की हम कोशिश करते हैं, जिसमें हम व्याकरण पढ़ते हैं, उसके बाद नीति शास्त्र, धर्म इत्यादि चीजों को पढ़ते और समझते हैं। फिर दोस्तों अगर हम शिक्षा के माध्यम की बात करें तो शिक्षा का माध्यम विशुद्ध संस्कृत होता था। ये कई बार पूछा गया है कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, तो विशुद्ध संस्कृत। देखो उस टाइम पूरी तरह से संस्कृत भाषा ही बोली जाती थी, लेकिन बोलचाल वाली जो संस्कृत की भाषा थी वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं मानी जाती थी, लेकिन हम जिस भाषा का पढ़ने लिखने में उपयोग करते थे वह विशुद्ध संस्कृत होती थी, यानी कि उस भाषा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती थी। फिर आगे आइए हम बात करते हैं अनुशासन की। अगर वैदिक कालीन शिक्षा में अनुशासन की बात करें तो उस टाइम का अनुशासन बड़ा ही अच्छा होता था, क्योंकि उस समय के बालकों को या शिष्यों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अनुशासित होना होता था। यानी कि अगर हम शारीरिक रूप से अनुशासित होने की बात करें तो वह शारीरिक उदंडता नहीं करता था, यानी कि कूद फाद, उल्टा सीधा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, कक्षा में भाग दौड़ इत्यादि चीजें नहीं करता था। इसी प्रकार से वह मानसिक रूप से भी अनुशासित रहता था और आध्यात्मिक रूप से भी अनुशासित रहता था। इसके साथ साथ गुरुकुल के जो नियम होते थे उस नियम का पालन करना होता था और नीतियों के अनुसार उसको पढ़ना लिखना होता था। तो जो बालक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से नियमित ढंग से गुरुकुल के आदेशों के अनुसार काम करते थे उन्हीं को अनुशासित कहा जाता था। फिर आगे गुरु शिष्य संबंध। अगर हम गुरु शिष्य संबंध की बात करें तो यह बहुत ही मधुर होता था, बहुत ही मधुर। गुरु जो होते थे वो अपने समस्त शिष्यों को पुत्रवत व्यवहार करते थे, यानी कि पुत्र के समान उनके साथ व्यवहार होता था गुरुजनों का। और जो शिष्य होते थे वो अपने गुरुओं का पिता तुल्य सम्मान करते थे, यानी कि गुरु शिष्य संबंध जो होता था बहुत ही मधुर होता था। एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। इसलिए वैदिक काल की जो गुरु शिष्य परंपरा थी बहुत ही मधुर होती थी। अब हम परीक्षाएं और उपाधियों की बात करें। अगर वैदिक काल में शिक्षा और उपाधियों की बात करें हम तो उस समय किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होती थी, क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। मौखिक परीक्षाएं होती थी। मौखिक परीक्षाओं के माध्यम से बालकों का मूल्यांकन कर लिया जाता था। जो उनकी क्षमता या योग्यता मौखिक परीक्षा के बाद सामने आती थी उसी को उसकी परीक्षा या उसकी उपाधि या क्षमता समझ ली जाती थी। ठीक है। और कुछ उपाधियां प्रदान की जाती थी वेद शास्त्रों के अध्ययन के अनुसार। तो अगर हम उपाधियों की बात करें तो उस समय 4 प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। पहला होता था स्नातक। ध्यान दीजिएगा, जो बालक एक निश्चित 12 वर्ष की अवधि का अध्ययन करता था उसको स्नातक कहा जाता था, और इस 12 वर्ष में उसे एक वेद का अध्ययन करना होता था। एक वेद पढ़ के जान जाता था। फिर होता था वसु। वसु में बालक 2 वेदों का अध्ययन करता था। फिर होता था रुद्र। अब रुद्र में 3 वेदों का अध्ययन करना होता था। और चौथा होता था आदित्य। आदित्य, यदि आपको नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो सुन लीजिएगा। आदित्य, जो बालक 4 वेद पढ़ते थे उनको आदित्य कहा जाता था। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि जिसको हम उस समय स्नातक कहते थे वो एक वेद का ज्ञाता होता था। जो वसु होते थे 2 वेदों का अध्ययन करते थे। जो रुद्र होते थे वो 3 वेदों का अध्ययन करते थे। और जो आदित्य होते थे वो 4 वेदों का अध्ययन करते थे। अब आगे एक पॉइंट और बचा है जिसको हम संस्कार नाम से जानते हैं। तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की जो
संस्कार की व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी। प्रमुख रूप से 3 संस्कार होते थे जिनको हम विद्यारंभ संस्कार, यानी कि जब बालक 5 वर्ष का होता था तो घर पर ही कुल पुरोहित के माध्यम से उसको विद्यारंभ संस्कार दिया जाता था। गुरुकुल में जब जाता था वह तब उसको उपनयन संस्कार दिया जाता था, और गुरुकुल के बाद यानी कि गुरुकुल की पढ़ाई के बाद जब वह घर आता था तब उसको समावर्तन संस्कार कराया जाता था। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ये टू द पॉइंट है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको बहुत कम समय में देखने को मिल गई है ना। अगर हम समयवाद की बात करें तो देखो ये 2500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है। शिक्षा की संरचना जो है प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के रूप में है। पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो परा और अपरा होता था, यानी कि हम आध्यात्मिक और भौतिक चीजों को पढ़ते थे। अनुशासन की अगर हम बात करें तो अनुशासन में बालक शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से अनुशासित रहे और गुरुकुल के नियमों का पालन करें। फिर अगर हम प्रशासन एवं वित्त की बात करें तो प्रशासन या प्रबंधन गुरुओं के हाथ में होता था। फिर वित्त यानी कि आय के जो स्रोत थे वो दान, भिक्षाटन और गुरु दक्षिणा होता था। शिक्षण संस्थाएं गुरुकुल, विद्यापीठ और आश्रम होते थे। ये प्रमुख रूप से 4 प्रकार के होते थे जिनको हम टोल, घटिका, चरण और चतुर्थपथी कहते हैं। फिर शिक्षा का माध्यम विशुद्ध संस्कृत होती थी। गुरु शिष्य संबंध बहुत ही मधुर होते थे। संस्कार 3 होते थे प्रमुख रूप से जिनको हम विद्यारंभ, उपनयन और समावर्तन के नाम से जानते हैं। फिर है परीक्षाएं एवं उपाधियां, तो परीक्षा कोई होती नहीं थी, मौखिक एग्जाम लेते थे गुरुजन अपने शिष्यों का और उपाधियां 4 दी जाती थी। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। फिर हम मिलते हैं आपसे एक नई शैक्षिक वीडियो के साथ और उम्मीद करते हैं कि आने वाली हमारी समस्त वीडियो आपके ज्ञान वर्धन में सहयोग करेंगी।